हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप सभी का डेट आ गया है एग्ज़ाम का। और आप सभी का एग्ज़ाम तो आपको पता होगा कि किस डेट में होने वाली है। तो सामाजिक विज्ञान का जो आपका डेट है वो आपका 8 तारीख को है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम है 8 तारीख को है, यानी कि 8 दिसंबर को आपका। और 9 टेंथ है ना, 9 टेंथ के जो सामाजिक विज्ञान के जो लड़के हैं उनका एग्ज़ाम होगा 8 तारीख को। और जो 6 to 8 के स्टूडेंट है ना, 6 to 8 का उनका एग्ज़ाम होगा 9 तारीख को। और 11-12 के जो आपके सामाजिक विज्ञान होंगे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनका होगा 16 तारीख को। तो ये 3 डेट में आपका एग्ज़ाम है। उसके अलावा भी और भी डेट में है आपका, उस पर कल वीडियो बना दिया गया था कि किस किस डेट में आपका एग्ज़ाम है, आप देख लीजिएगा, है ना। तो समय अब बिल्कुल नहीं है। 8 तारीख आपका हो जाएगा 9 टेंथ, 9 तारीख के 6 to 8 और 11-12 को हो जाएगा आपका 16 तारीख को आपका। तो आज हो गया आपका कितना तारीख है आज? 24 तारीख है ना। तो आज हो गया आपका 24 तारीख और 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। यानी कि इधर हो गया आपका दोस्तों 6 दिन इधर हो गया और 7 दिन उधर हो गया, यानी कि 7 6 कितना होता है? 13 दिन हो गया है। यानी कि आपके पास 2 सप्ताह भी अब नहीं है। इतने ही दिन में आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो एक अपना बना लीजिए। अब नया कुछ मत पढ़िएगा ज़्यादा, है ना। एक रिवीजन अब ज़्यादा से ज़्यादा आप करिएगा। जितना चीज़ आप पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी रिवीजन करिएगा। एनसीईआरटी बुक आप पढ़ ही लिए होंगे और एनसीईआरटी जो हम आपको एमसीक्यू दिए हैं उसको 1-2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जो लोग नहीं लिए हैं तो 10-12 दिन जो भी है, अगर लेना चाहते तो ले लीजिए। क्योंकि समय नहीं है, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन ले लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके, आप कांटेक्ट करके, आप व्हाट्सएप करके आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें 351 चार्ज है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 6 to 8 और 9 टेंथ के लिए आपका। और यहाँ जो टेस्ट होगा दोस्तों, टेस्ट नंबर आपका 30 होगा। और ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि बिहार के क्षेत्र में आए भूकंप में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? दोस्तों देखिए, बिहार में जो भूकंप आया था, ऐसे तो बहुत बार बिहार में भूकंप आया है, लेकिन एक भूकंप जो बिहार में आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त भूकंप था। और इसी के बारे में आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, एससीईआरटी बुक में भी दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भूकंप जो आया था वो आया था आपका 1934 में। कब आया था? वो आया था आपका 1934 में आया था। ये बंगाल वाला क्षेत्र में आया था आपका। ठीक है, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, है ना। तो ये बिहार में यहाँ पर पूछा जाता है ऐसे। तो बिहार और बंगाल दोनों तो एक ही जगह है ना। तो जैसे भूकंप तो ऐसा जो थोड़ी एक ही जगह आएगा। भूकंप आएगा तो पूरा पट्टी में आएगा ना, आपका पूरा हिमालयी क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो उसमें बिहार में बहुत ज़्यादा असर पड़ा था आपका 1934 में। लगभग इस भूकंप में दोस्तों 10,000 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी आपका, है ना। 15 जनवरी 1934 को ये आपका भूकंप आया था। ठीक है, पूरा डेट अगर दे रहे तो 15 जनवरी 1934 आप ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, भूकंप इसका जो एपी सेंटर था वो था आपका नेपाल में था आपका। अधिकतर बार नेपाल में ही रहता है क्योंकि नेपाल जो है पूरा हिमालय के गोद में आपका बैठा हुआ है। ठीक है, तो हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहीं पर तो भूकंप आता है आपका, है ना। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखना है। ये जो भूकंप आया था दोस्तों वो 8 लगभग तीव्रता की भूकंप थी और बहुत सारे लोगों की इसमें आपको जाने चली गई थी। अगला प्रश्न है आपका, दूसरा नंबर सवाल है कि देखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर पर बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को आपको। तो पहले गिराया गया था आपको हिरोशिमा पर, जो था आपका 6 अगस्त 1945 को। दोस्तों याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को ये बम गिराया गया था। कई बार आपको इस बारे में एग्जाम में पूछा गया है। और यही जब बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, तो फिर 1945 में ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ से समाप्त हो गया था। ये अमेरिका के द्वारा आपको गिराया गया था, यूएसए के द्वारा गिराया गया था। और दूसरा बम जो गिरा था वो 9 अगस्त 1945 को गिरा था आपका। अगला प्रश्न है, आप लोग फटाफट अपना अपना जवाब भी देते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला आपको बताना है ना। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। देखिए, क्षेत्रफल में अगर बात करें बिहार में, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका पश्चिमी चंपारण, है ना। पश्चिमी चंपारण जो है ये सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा। पश्चिम चंपारण का अगर क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है 5228 वर्ग किलोमीटर है आपका। ठीक है, इसका टोटल आपका क्षेत्रफल ये है, आपको ये ध्यान में आपको रखिएगा। ऐसे क्षेत्रफल जल्दी पूछता नहीं है, बस आपको पूछेगा कि कौन सबसे बड़ा है दोस्तों। ठीक है,
चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है ना, सबसे छोटा जिला बिहार का कौन सा है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो सबसे छोटा जिला आप याद रखिएगा शिवहर हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका शिवहर। क्षेत्रफल में हम पूछ रहे हैं ना, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका शिवहर, जिसका क्षेत्रफल मात्र 443 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 74 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं, है ना। कह रहा है कि कितने प्रमंडल जो बिहार में, टोटल प्रमंडल की संख्या कितनी है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में टोटल कितने प्रमंडल हैं। और कह रहा है कि इस प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं। तो 4 जिला से अधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है ना। 4 जिले से ज्यादा जिला वाला प्रमंडल जो है वो तो एक हो जाएगा आपका पटना, है ना, एक हो जाएगा पटना। पटना में आपका कौन कौन आता है, तो नालंदा है, नालंदा हो जाएगा आपका, रोहतास हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा। यानी कि पटना में दोस्तों 5 जिला है ना, पटना प्रमंडल में 5 है। उसके बाद है दोस्तों आपका मुंगेर प्रमंडल, ठीक है। तो मुंगेर प्रमंडल में हो जाएगा आपका लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। तो इसमें भी आपको 5 जिला है। उसके अलावा अगर देखिएगा तो मगध प्रमंडल भी काफी बड़ा है। तो मगध प्रमंडल में भी 5 जिला है, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, ठीक है। और उसके बाद है आपका तिरहुत प्रमंडल, ठीक है। तो तिरहुत प्रमंडल जो है ये तो खैर सबसे बड़ा है तिरहुत प्रमंडल। इसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, है ना। तो इसमें टोटल आ जाएंगे दोस्तों 6 जिला आपको इसमें आ जाता है तिरहुत प्रमंडल में, है ना। तो ये जो 4 जिले हैं जहां 4 से ज्यादा चार जो प्रमंडल हैं जहां 4 से अधिक जिले हैं, तो ये प्रमंडल याद रखिएगा, पटना, एक मुंगेर, एक मगध और एक तिरहुत, है ना। ये पटना, मुंगेर और मगध, है ना। पटना, मुंगेर और मगध ये दक्षिण बिहार का है, और तिरहुत जो हो जाएगा आपका उत्तरी बिहार वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। देखिए हीरा क्या है, महान है, तो हीरा हो जाएगा महानदी पर। और किस राज्य में है, तो राज्य अगर पूछे तो उड़ीसा राज्य हो जाएगा। ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बांध है दोस्तों हीरा कुंड बांध, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी बांध है ना। इसकी अगर पूछे कि लंबाई कितनी है तो 4800 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 4800 मीटर ये लंबा है आपका दोस्तों आपका, ठीक है ना। और महानदी का उद्गम कहां से होता है, तो महानदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से होती है महानदी के उद्गम। महानदी अमरकंटक से 3 पहाड़ी, एक नर्मदा हो गया, एक सोन हो गया, एक आपको महानदी हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक जो है दोस्तों ये मैकाल जो पर्वत है ना, अमरकंटक कहाँ का है, तो ये मैकाल पर्वत है, ठीक है। तो मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है इसी को कहते हैं आपको अमरकंटक, ठीक है। और मैकाल की पहाड़ी कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आपको ये फैला हुआ है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर की गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन से हैं। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत, तो गंगा नदी जो है ना ये 2 नदियों की मुख्य धारा से मिलकर के बनती है, और वो 2 नदी है भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी, ठीक है। भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी है ना। इधर से भागीरथी आती है, इधर से अलकनंदा, और ये दोनों देवप्रयाग में मिल जाती है। जब यहाँ से आगे बढ़ती है तब इसको कहते हैं गंगा नदी, ठीक है। तब इसको क्या कहते हैं, गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल सही। गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा की आपकी लंबाई है, याद रखिएगा। भारत की सबसे पवित्र नदी है ना, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, भारत की ये पवित्र नदी है आपका, ठीक है। राष्ट्रीय ये नदी हमारा राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी ही है हमारा, ठीक है। राष्ट्रीय नदी की घोषणा कब की गई थी, तो 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय नदी की घोषणा 2008 ईस्वी में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी निकलती कहाँ से है, तो गंगा नदी गोमुख उत्तरकाशी से निकलती है दोस्तों। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा यमुना नदी, है ना। गंगा जो है वो पूरे भारत की क्या है, तो सबसे बड़ी मतलब सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा जो है दोस्तों बहुत सारे शहरों से होकर के गुजरती है, जैसे कि उत्तराखंड में भी बहुत सारे शहर है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, रुड़की है। उत्तर प्रदेश में आपको बिजनौर, नरौरा, आपको कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर। बिहार में ये पटना, भागलपुर से गुजरती है। झारखंड में ये साहेबगंज और पाकुड़ से गुजरती है। पश्चिम बंगाल में ये हावड़ा और बरहानपुर और श्रीरामपुर से गुजरती है दोस्तों, ठीक है। तो इतने सारे शहरों से होकर के ये गुजरती है। उत्तर प्रदेश में भी आप ध्यान रखिएगा, एक वाराणसी भी है ना, मिर्जापुर भी है, कई बार पूछा जाता है, नदी के किनारे भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है।
ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से मिलता है। देखिए कुद्रेमुख की जो खान है दोस्तों ये पड़ता है आपको कर्नाटक राज्य में, ठीक है ना। कुद्रेमुख की खान कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में, है ना। तो कुद्रेमुख की खानों से जो लौह अयस्क है ये कह रहा है कि निर्यात कहाँ से होता है, मतलब कि भेजा कहाँ से जाता है। तो मंगलोर जो बंदरगाह है ना, मंगलोर बंदरगाह देखिएगा तो कर्नाटक में, कल ही ने बताए थे ये मंगलोर बंदरगाह, है ना। तो यहीं पर है मंगलोर बंदरगाह, यहीं से दोस्तों यहाँ से जो लौह अयस्क निकलता है उसको यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। और जो यहीं पर है गोवा बगल में मारमा गांव बंदरगाह जो है, तो मारमा गांव जो बंदरगाह है दोस्तों, मारमा गोवा जो बंदरगाह है वहाँ से भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए भारत से जो लोहा निकलता है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा किसको निर्यात करता है, तो भारत जो सबसे ज़्यादा लोहा निर्यात करता है वो जापान को करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत से लोहा कौन मंगाता है, तो जापान मंगाता है। फिर वही जापान लोहा से सामान बना करके बेच देता है आपको भारत को, है ना। तो ये जापान के पास दोस्तों आपका टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार किसके पास है, तो वो उड़ीसा के पास है। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क भंडार है आपको उड़ीसा के पास, ये आपको याद रखना है। पहला लौह अयस्क कारखाना कहाँ था, तो कुल्टी में था दोस्तों, पश्चिम बंगाल में प्रथम लौह अयस्क कारखाना कहाँ लगाया गया था, कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आपका कुद्रेमुख हो गया। कह रहा है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी पट्टी को क्या कहते हैं। दो सागर और जलाशय को जोड़ने वाली जो संकरी पट्टी है इसको क्या कहा जाता है, खाड़ी, जलडमरू, मध्य या प्रायद्वीप। तो दो सागर तथा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी पट्टी को दोस्तों कहते हैं जल डमरू मध्य, है ना। जल डमरू मध्य, जैसे कि पाक जल संधि, है ना, या फिर आपका जिब्राल्टर जल संधि, बहुत सारे जल संधियां हैं, ठीक है। वो क्या करती है, तो दो बड़े जो जलाशय क्षेत्र है इसको क्या करती है, एक पतले रास्ते से दोनों की पानी आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इसी को कहते हैं जल संधि। अगर स्थल संधि रहे तो दो बड़े स्थल खंड, है ना, दो बड़े स्थल खंड एक पतले स्थल से जुड़े हुए हो तो उसको स्थल संधि कहेंगे आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, इसको जल डमरू मध्य इसको कहा जाता है, या फिर जल संधि कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे कि डोवर जल संधि है दोस्तों, तो डोवर जल संधि जो है ये उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, जो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है, ये भी पूछा जाता है ना। उसके अलावा जैसे पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि दोस्तों ये आपका ये पाक जल संधि यहाँ पर है आपका, है ना। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर नीचे श्रीलंका हो गया, इधर हो गया मन्नार की खाड़ी हो गया, है ना। तो इसको जोड़ता है आपका, ठीक है। हिंद महासागर के पानी और बंगाल के खाड़ी के पानी को ये जोड़ता है आपका, पाक जल संधि आपका यहाँ पर हो गया। बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि बेरिंग जल डमरू मध्य है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य दोस्तों ये अलास्का और रूस को अलग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहा जाता है। देखिए भूकंप की जो तीव्रता मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो रिएक्टर स्केल के द्वारा इसको मापा जाता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता जो मापते हैं हम लोग, है ना, हम लोग तो नहीं मापते हैं, जो वैज्ञानिक लोग मापते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्टर पैमाने पर दोस्तों ये मापा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। रिएक्टर पैमाना जो है ना, इसको आखिर विकसित किया था तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे चार्ल्स रिक्टर, है ना। अमेरिका के वैज्ञानिक थे दोस्तों चार्ल्स रिक्टर, और इन्हीं के नाम पर आपको ये रिएक्टर पैमाना नाम दिया गया था। इन्होंने ही दोस्तों सबसे पहले इसका खोज किया था आपका, मतलब कि इसको विकसित किया था 1935 में आपका, ठीक है। चार्ल्स रिक्टर के द्वारा 1935 ईस्वी में इसको विकसित किया गया था रिक्टर पैमाना को, जिसको भूकंप मापा जाता है। कितना बढ़िया चीज इन्होंने बनाया था आपका, ठीक है। चलिए पाँच जो रिक्टर का जो भूकंप होता है वो उससे सह सकते हैं, लेकिन 5 से ऊपर जैसे ही भूकंप की तीव्रता आएगी तो फिर क्षति पहुंचाना शुरू कर देती है आपका, ठीक है। जब भूकंप आता है तो उससे 3 प्रकार की तरंगे निकलती है, पता है ना कौन कौन तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ये 3 तरंगे निकलती है जब भूकंप आता है दोस्तों, ठीक है। पी तरंगे को प्राथमिक तरंगे कहते हैं, एस तरंगे को द्वितीयक तरंगे कहते हैं, एल तरंगे को आपको पृष्ठीय तरंगे कहा जाता है, ये याद रखना है आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इसमें हानि पहुंचाता है वो एल तरंगे यानी कि पृष्ठीय तरंगे के द्वारा सबसे ज्यादा इसमें हानि पहुंचता है। पी तरंगे जो है ये ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में चलता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 80 नंबर कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट, जी हाँ, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ये आपको पड़ेगा कहाँ, तो ये आपको पड़ेगा दोस्तों उत्तरांचल में, है ना। जिम कॉर्बेट उत्तरांचल यानी कि इसी को उत्तराखंड आप कहिए, ठीक है, इसी को उत्तराखंड भी कहते हैं, है ना। तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा आपका उत्तराखंड में आपका, ठीक है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
ठीक है। आगे है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट जो थे ना एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कोई और नहीं है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट जो है इसको बनाया कब गया था, तो 1936 ईस्वी में, है ना। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय ये अभ्यारण्य है इसको 1936 में बनाया गया था दोस्तों। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगर पूछे कि भारत का सबसे पुराना सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, 1936 में बनाया गया था इसको। ठीक है, ठीक ना। उसी के अलावा अगर जैसे और भी पूछा जाता है, जैसे डाम्फा एगो है ना, एगो डाम्फा अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये आपको पड़ता है मिजोरम में। ठीक है, कान्हा अभ्यारण्य कहाँ है, तो कान्हा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, आपका कान्हा है। ठीक है, किश्तवाड़ एगो है दोस्तों, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान वो है जम्मू कश्मीर में आपका। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये हो जाएगा हरियाणा में है सुल्तानपुर के। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। बोलते चलना है आपको, सुनते चलना है ध्यान से। आप कुछ भी काम कर रहे हैं फिर भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, इसको कान में लगा करके आप हेडफोन, आपको बहुत फायदा होगा। मैं इसीलिए सारा चीज रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। और यही चीज आपको एग्जाम में पूछता है तो फिर बाद में भैया आपसे दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इसको एक बार दो बार सुन लीजिए। नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। किश्तवाड़ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कान्हा मध्य प्रदेश में। डाम्फा मिजोरम में, है ना, याद रखना है। भारत का सबसे पुराना आपका जिम कॉर्बेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका दोस्तों। बिहार में एक कौन सा है, तो वो हो जाएगा बिहार में एक कौन सा है बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है। देखिए चीड़ के वन, है ना, चीड़ के जो वन मिलेंगे दोस्तों, तो कह रहा है कि चीड़ के वन जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या झारखंड। चीड़ के जो वन मिलेंगे दोस्तों ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में, चले जाइएगा ठंडे वाले क्षेत्र में, वहीं पर आपको ये मिलेगा। तो यहाँ नीचे झारखंड और रुहेलखंड नहीं होगा ये, अच्छा रुहेलखंड है, झारखंड है, बुंदेलखंड ये भी तो गलत है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका, है ना, उत्तराखंड होगा आपका। बुंदेलखंड, रुहेलखंड, ये रुहेलखंड, बुंदेलखंड ये सब आपका यूपी में आ जाता है ना। और झारखंड आपका, झारखंड तो खैर है ही, यहाँ पर नहीं होगा। ये होता है दोस्तों आपको उत्तराखंड में, है ना। ये कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। देखिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसका सर्वाधिक अगर घनत्व की हम बात करें दोस्तों, तो सर्वाधिक घनत्व होगा आपका क्षोभ मंडल पे। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व कहाँ होगा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये पांचों मंडल आपको याद है ना, पांचों मंडल आप क्रम से याद रखिएगा, है ना, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी दोनों आपसे पूछ दिया जाता है। तो जो क्षोभ मंडल है इसी में ही दोस्तों आपको सारी घटनाएं होती है ना, मौसम से संबंधित घटनाएं, है ना, सभी घटनाएं इसी में होती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फेयर इसको कहते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को मीजोस्फेयर, है ना, आयन मंडल को आइनोस्फेयर, ठीक है, और बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर। ये अंग्रेजी में भी आप ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। चलिए अगर कहे कि क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो क्षोभ मंडल जो है इसकी अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की दोस्तों ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी होती है, तो ध्रुव पर इसका ऊंचाई कम होता है, 8 किलोमीटर होता है। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो 13-14 किलोमीटर होता है औसत ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की, ठीक ना। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि आप 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल में जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर जो है दोस्तों 1 डिग्री क्या होगा, कम जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, यहाँ पर कम जाता है। और अगर क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर आप जाते हैं दोस्तों, है ना, 1 किलोमीटर अगर क्षोभ मंडल में आप ऊपर जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पृथ्वी के आप नीचे जाते हैं, है ना, पृथ्वी के मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के अगर आप नीचे जाइएगा तो प्रत्येक 32 किलोमीटर पर क्या होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। 32 मीटर पर दोस्तों 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है ना, वो भी आप यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 83 नंबर, कह रहा है कि सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए सदाबहार जो बरसाती वन है, सदाबहार वन जो भारत में है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, तो एक तो पश्चिमी घाट पर्वत में, है ना, एक नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से
प्लस बारिश होती है, 200 से ले 300 400 तक लगभग यहाँ पर बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सदाबहार वन जिसको कहते हैं आपका, है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, है ना, भारत में आपको केरल राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा घने होते हैं आपका। ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती है दोस्तों क्या होती है बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है। याद रखिएगा, यहाँ वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो रोजवुड है, महोगनी है, एवोनी है, सिनकोना है ना, ये सारे वृक्ष आपको मिलेगा सदाबहार वन में। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? तो भैया हम लोग किसान हैं, तो अक्टूबर नवंबर में क्या बोते हैं हम लोग? रबी फसल बोते हैं, है कि नहीं? अक्टूबर नवंबर में क्या बोते हैं हम लोग? रबी फसल बोते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गेहूं। और गेहूं हो जाता है आपका रबी, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक बोआता है ना। अभी जैसे नवंबर है ना, तो अभी देखिए आपका यहाँ पर शुरुआत हो गया है गेहूं बोने की, है ना, आप देख रहे होंगे अपने गांव घर में। ठीक है, और इसको काटा कब जाता है दोस्तों? तो मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो ये भी पूछता है आपको एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा पूछ देगा आपको मार्च अप्रैल में काटता है इसको, है ना। ये भी पूछ लेगा कि आपको रबी फसल की कौन कौन सी फसलें हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका गेहूँ है, सरसों है, चना है, आपका और भी बहुत सारा है, आलू उलू, ये सब जितना भी हो रहा है सब क्या हो रहा है? जो भी ठंडा में होता है, जो भी ठंडा में होता है आप देख लीजिए अपने आसपास, वो हो जाएगा रबी फसल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न है आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? देखिए, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा जो पृथ्वी प्राप्त करता है ना, पृथ्वी जो ऊर्जा प्राप्त करती है वो विकिरण के माध्यम से प्राप्त करती है। ठीक है, किसके माध्यम से दोस्तों? विकिरण के माध्यम से, यानी कि विकिरण जो है वो पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 86 नंबर। 86 नंबर सवाल करें। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक वाइक भी कर दिया कीजिएगा, है ना। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक आ गया है, अब एक पल भी आपको इधर उधर गंवाना नहीं है। प्रश्न है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? अब देखिए, पृथ्वी मान लीजिए सन है दोस्तों, सन के सबसे नज़दीक आपका बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर आपका मंगल है। तो ये वाला है दोस्तों आपका पृथ्वी, है ना, ये क्या है आपका? पृथ्वी है। तो इधर है आपका शुक्र, इधर है आपका मंगल। अब देख लीजिए ऑप्शन में शुक्र और मंगल कहाँ दिख रहा है? शुक्र और मंगल दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? एक हो जाएगा शुक्र, एक हो जाएगा आपका मंगल, है ना। पहले शुक्र है, उसके बाद आपका मंगल आएगा आपका। ये आप क्रम से याद रखिएगा, ये सन है, सन के वाले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, एकदम क्रम से याद रखना, याद हो जाएगा आपको, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। मंगल के मात्र 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है ना। शुक्र ग्रह जो है दोस्तों ये विपरीत दिशा में घूमता है, कैसे? तो पूरब से पश्चिम, है ना। और बाकी शुक्र ग्रह और एक आपका अरुण ग्रह, है ना, ये दोनों जो ग्रह है ये कैसे घूमता है? तो ये पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक है, अपने अक्ष पर। लेकिन आपके और भी जितने ग्रह हैं 6 ग्रह, है ना, टोटल ग्रहों की संख्या 8 है, तो 8 ग्रह में से 6 ग्रह कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब। ठीक है, लेकिन जो 2 ग्रह है आपका शुक्र और अरुण, ये कैसे घूमता है? तो ये आपका पूरब से पश्चिम, ये उल्टा चक्कर लगाता है ना, उल्टा पैदा हुआ होगा इसीलिए आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 87 नंबर। कह रहा है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? देखिए, चक्रवात जो आने का मुख्य कारण है दोस्तों वो है निम्न दाब, है ना। चक्रवात आने का मुख्य कारण क्या है? निम्न दाब है ना, मेन रूप से निम्न दाब। यानी कि जहाँ पे चक्रवात आ रहा है, मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया, है ना, तो यहाँ पर होता क्या है ना कि यहाँ पर पानी क्या हो जाता है? पानी काफ़ी गर्म हो जाता है। पानी गर्म होकर के क्या हो गया? पूरा पानी ऊपर उठ गया, है ना। पूरा पानी नहीं, हवाएं, है ना। पानी कैसे ऊपर उड़ेगा? ठीक है, मतलब हवाएं ऊपर क्या हो गया? हवाएं ऊपर उड़ गए, तो ये जगह क्या हो गया? खाली हो गया। अब ये जगह जब खाली हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, है ना, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। और इसके साइड क्या रहेगा? साइड इसका मान लीजिए हाई प्रेशर है, तो हवाएं फिर इसको भरने के लिए चारों तरफ से क्या करेगी? दौड़ेगी, और यहीं से क्या होता है आपका? चक्रवात उठता है। ठीक है, यहीं से आपका क्या होता है? चक्रवात उठता है। तो ये क्या होता है? निम्न दाब के कारण ये आपका उत्पन्न होता है आपका चक्रवात, है ना। प्रति चक्रवात में क्या होता है? इसका सीधा उल्टा हो जाएगा, है ना। प्रति चक्रवात में बीच में हो जाता है आपका हाई प्रेशर और चारों तरफ लो प्रेशर। प्रति चक्रवात में हमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो चक्रवात है उसे हमें काफ़ी नुकसान होता है, याद रखिएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 88 नंबर।
कह रहा है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए गुरु शिखर जो है ये किसकी है, आप देखिएगा गुरु शिखर के बारे में तो मैंने 1000 बार बता चुके हैं। ये है आपका अरावली पर्वत, अरावली की ही सबसे ऊंची चोटी जो है इसी का नाम है दोस्तों आपका गुरु शिखर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है याद रखिएगा, गुरु शिखर की ऊंचाई फटाफट कमेंट करिए। जो नहीं करेंगे भैया तो सोच लीजिए हम डंडा निकाल के मारेंगे फिर, है ना। कई बार बताए हैं कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, बार बार आपसे पूछ लिया जाता है गुरु शिखर की ऊंचाई। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ है, तो ये राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू में, है ना। राजस्थान के माउंट आबू में है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है आपका 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की, याद रखिएगा, है ना। और गुरु ये जो आपका अरावली पर्वत है दोस्तों, इसके पश्चिमी छोर से ही कौन सी नदी निकलती है, तो आपका पश्चिमी ओर से ही आपका माही नदी और लूनी नदी निकलती है। दोनों नदियां आपका, ठीक है, माही और लूनी नदी, है ना, तो याद रखिएगा। और जो ये अरावली है तो अरावली के पूर्व तरफ से कौन सी नदी निकलती है, तो पूर्व से निकलती है बनास नदी। ठीक है, ये आपको नदियां पूछ लिया जाता है कि कहां से निकलती है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 89 नंबर 89 कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बताइए। तो ये तो आपको सबको बच्चा को पता है कि वो आपका 2011 के अनुसार आपका बिहार है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो हो जाएगा आपका कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पूरे भारत का अगर पूछे तो कितना है, पूरे भारत का है 382, है ना। बिहार का कितना है, 1106, याद रखना है। सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश 17। ये 3 याद रखिएगा, 3 से ज्यादा आपका नहीं पूछेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 नंबर का। निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए भारत का पहला जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, है ना, वो है आपका नीलगिरी। ठीक है, भारत का पहला पूछे, है ना, भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो है नीलगिरी। और नीलगिरी कहाँ है, तो नीलगिरी है आपको तमिलनाडु में। कहाँ है नीलगिरी, तमिलनाडु, है ना। आप फिगर में नहीं देखे हैं, कई बार आपको बताए हैं यहाँ पर दोस्तों, है ना। ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, दोनों आकर के यहाँ मिल जाता है। और यही है आपको नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर ऊंचाई है आपका, याद रखना है नीलगिरी, है ना, डोडा बेटा। और जो नीलगिरी है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, पूछा जाता है, टोडा जनजाति, है ना। नीलगिरी पे कौन सी जनजाति, टोडा जनजाति। और ये टोडा जो जनजाति है ये बहुपति प्रथा यहाँ पर पाया जाता है ना, बहुपति प्रथा, एक से ज्यादा पति रखने की प्रथा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी, है ना। चलिए भैया अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 91 नंबर। थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं, ठीक है, तो फास्ट चलते हैं तो आप उसको स्लो कर लीजिएगा, है ना। हमें आदत है थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का, है ना, फास्ट पढ़ने का। आप भी थोड़ा सा अपने आप को फास्ट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, माइंड ज़्यादा तेजी से काम करेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा किसको पता है, तो वो हो जाएगा केटू। केटू की ऊंचाई जल्दी से छाप दीजिए, केटू की ऊंचाई जल्दी से छाप दीजिए। जो छापिएगा हम उसको छाप देंगे, जो नहीं छापिएगा तो बताइए। तो भारत में केटू की ऊंचाई कितनी है, भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, है ना। अगर पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब हो जाएगा आपका कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। और पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कहीं कहीं 50 मीटर भी देता है, वो भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाँ, तो गॉडविन अस्टीन की ऊंचाई 8611 मीटर, है ना, नहीं याद है एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, 8611 मीटर, ठीक है। चलिए, और जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में क्या कहते हैं, नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा, ठीक है, इसको सागर माथा कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, नेपाल में सागर माथा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करता है दोस्तों। तो वो कौन सा रेखा है जो भारत का सीमांकित नहीं करता है, तो रेड क्लिफ तो करता ही भैया, मैकमोहन भी करता है, सर क्रिक भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 92 का, बताइएगा। वह लाइन रेखा कौन सा है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करता है। देखिए इसका जो आंसर है थोड़ा सा यहाँ पर विवादित आंसर है इसका, है ना, क्योंकि सरक्रिक जो लाइन है ना, ये जो सरक्रिक लाइन है ना, ये आपका थोड़ा सा विवादित लाइन है। सरक्रिक लाइन आपको भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। सरक्रिक लाइन है कहाँ, तो ये पड़ता है आपको गुजरात में, है ना। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों आपका गुजरात राज्य में है। और
सरक्रीक रेड क्लिफ है आपको भारत पाकिस्तान के बीच में, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है आपका। रेड क्लिफ का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में, और मैकमोहन का निर्धारण हुआ था आपका 1914 में। ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। और डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था दोस्तों? तो 1800 आपका 93 या 94 में हुआ था लगता है ना, डुरंड रेखा का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो सी इसलिए होगा क्योंकि जो सर्क्रिक लाइन है वो विवादित लाइन है, इसीलिए हम इसको नहीं मानते हैं ना, इसको भारत नहीं मानता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये विवादित लाइन है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न है आपका 93 नंबर, कह रहा है कि तांबा अयस्कों के लिए खेतड़ी, तो खेतड़ी किसको नहीं पता है? खेतड़ी जिसको नहीं पता है तो समझ लीजिए कुछ नहीं पता है। खेतड़ी जो है वो राजस्थान में है ना। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है ना। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, वो खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिला में है दोस्तों, है ना। झुंझुनू जिला में दोस्तों आपको खेतड़ी याद रखिएगा, झुंझुना बजाते हैं वहां पर लोग, है ना, तो झुंझुनू जिला में है और ये तांबा के लिए विख्यात है आपका। ठीक है, चलिए तांबा का प्रयोग किस में करते हैं? तो बिजली बनाने में हो जाता है ना, देखते हैं तार में अंदर में तांबा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो ये भी बहुत आसान सवाल है कि सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, है ना। सुंदरवन क्यों कहते हैं? सुंदरी वृक्ष की प्रधानता की वजह से इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, सुंदरवन का जो डेल्टा है दोस्तों, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव वन। ठीक है, कौन से वन? मैनग्रोव वन यहाँ पर पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए डेल्टा का आकृति कैसा होता है? तो डेल्टा की आकृति जो होता है वो त्रिभुज के समान होता है। ठीक है, त्रिभुज के समान। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर, कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून से, भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होती है वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये है दक्षिण पश्चिम मानसून, और सबसे पहले कहाँ आता है? तो वो होता है केरल में, है ना। और ये कह रहा है प्रश्न कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? अच्छा, निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी छोर पर, पश्चिमी पूर्वी छोर पर थोड़ी होता है, इस पर नहीं होता भाई, इस पर नहीं होता है ना। पश्चिमी घाट पर, ये आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम यहाँ भी नहीं होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है सबसे पहले दोस्तों यहीं पर टकराता है केरल में। कब? तो 1 जून को, है ना, 1 जून को, है ना। प्रथम सप्ताह इसे दिया जाता है, कभी कभी आपको 1 जून दे देगा, तो 1 जून आप याद रखिएगा, है ना। केरल में टकराता है यहाँ पर मानसून, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका वर्षा करती है आपका दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ऐसे भारत में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो वो होता है गारो, खासी, जयंतिया, है ना। ये 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। ये मासिन राम जो है ये खासी पहाड़ी पर है, वहीं पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 1141 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है दोस्तों, आपका दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होती है आपका। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 96 नंबर, कह रहा है कि डांडिया, जी हाँ, डांडिया जो ये नृत्य है ना, ये डांडिया जो बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है, और ये दुर्गा पूजा पर आजकल तो खैर सभी जगह होने लगा है, लेकिन जो प्रसिद्ध जो है वो है गुजरात का, ये है ना। डांडिया कहाँ का है? अब तो हर एक राज्य में होता है डांडिया, लेकिन जो प्रसिद्ध है, जो फेमस है, वो आपका कहाँ का है? ये गुजरात का है भैया। किसका है? गुजरात का अपना है। ठीक है, चलिए तो ये आपको यहाँ से याद रखिएगा। झारखंड में भी दोस्तों बहुत सारे लोक नृत्य है। झारखंड में कौन कौन नृत्य है झारखंड का? एक बार रिपीट आप कर लीजिएगा। झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से? छऊ, झारखंड के छऊ, याद रखिएगा, झारखंड के छऊ। एक है सरहुल, है ना, एक है आपका सरहुल, एक है आपका सोहराय, एक है डांगा, बहुत सारे सोहराय, है ना, ये सोहराय। ठीक है, सोहराय हो जाएगा, और एक है आपका डांगा। तो ये 4 आप याद रखिएगा, है ना। एक तो छऊ, एक सरहुल, एक सोहराय, और एक आपका डांगा। ये हो जाएगा आपका किसका? तो झारखंड का। झारखंड के अलावा हम याद करा देते हैं आपको गुजरात वाला। तो गुजरात में कौन कौन से हैं? तो गरबा, है ना, गुजरात में गरबा। एक हो जाएगा डांडिया, ये तो डांडिया आप देख लिए। एक है आपको रास लीला, ठीक है, रास लीला भी यहीं मचाया जाता है ना, तो रास लीला आपको यही हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा राजस्थान वाला। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का याद रखिएगा। राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो घूमर, घूमर हो, घूमर, है ना, घूमर याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पर घूमर है, घापाल है, ऐसे घूमर ही सबसे ज़्यादा पूछता है, घूमर के अलावा नहीं पूछेगा, बस घूमर ही आप याद रखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, उसके अलावा हम महाराष्ट्र आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से है दोस्तों? महाराष्ट्र में हो जाएगा लावनी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लावनी पूछा है। तमाशा, है ना, लावनी के अलावा तमाशा यहाँ पर लगता है, तो तमाशा याद रखिएगा, है ना। तमाशा के अलावा दोस्तों यहाँ पर हाँ एक मौनी है ना, मौनी। ठीक है, तो ये 3 याद रखिएगा, लावनी, तमाशा, मौनी। सबसे ज़्यादा तमाशा पूछता है, लावनी भी पूछता है महाराष्ट्र का, है ना, और मौनी भी कभी कभी पूछा जाता है आपका। ठीक है,
चलिए, और महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है ये तो आपका महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है आपका रंगोली, ठीक है, रंगोली भी आपका यहीं के है। और साथिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका गुजरात का है। और अरीपन, एक बताइएगा अरीपन, ठीक है, तो अरीपन जो लोक नृत्य है दोस्तों ये है आपका बिहार का। अगर बिहार का हम बना रहे हैं तो बिहार का आपको याद होना चाहिए, बिहार का अरीपन, ठीक है, क्या नाम है, अरीपन। अरीपन कहाँ का हो गया, ये बिहार का हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आपका 97 नंबर का आ रहा है, विली विली, हाँ ना, तो विली विली क्या है, तो ये आपको दोस्तों हवाएं हैं, चक्रवात है, ठीक है। और विली विली कहाँ चलती है, तो विली विली चलती है आपको कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय ये चक्रवात है आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में चलती है हवाएं विली विली। इसके अलावा देखिए मैं आपको बहुत सारा और भी हवाएं बता देता हूं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बोरा, है ना, जैसे आपको पूछेगा, ये तो हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। एक पूछेगा आपको बोरा, है ना, तो ये बोरा जो हम लोग वो अनाज रखते हैं वो वाला बोरा नहीं है, बोरा दोस्तों ये हवा है ना, ये बोरा क्या है, हवा है। और ये स्पेन और फ्रांस में चलती है और ये स्थानीय हवा है, ठीक है। बोरा कैसी हवाएं हैं, स्थानीय हवाएं हैं, और ये ठंडी हवाएं हैं बोरा, ठीक है। तो ये स्पेन और फ्रांस में आपको चलती है। एक है आपका दोस्तों और भी कुछ कुछ हवाएं हैं, जैसे कि आपका अयाला एगो हवा है, फ्रांस में चलती है, गर्म हवा है। आपका चिनूक हवाएं हैं जो अमेरिका में चलती है, गर्म हवाएं हैं, ठीक है। सिरोकू हवाएं हैं जो आपको उत्तरी अफ्रीका से भूमध्य सागर की ओर चलती है। बहुत सारी हवाएं हैं जो आपको पूछा जाता है, जैसे भारत में लू हवाएं चलती है, ठीक ना। तो हवाएं के बारे में आपको जरूर पूछा जाएगा एक सवाल। अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र किससे संबंधित है, अधिकेंद्र कहते हैं भूकंप को दोस्तों। जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के सबसे नीचे से यहाँ से भूकंप आ रहा है, यहाँ का नहीं मेंटल से, है ना, मेंटल से आपका भूकंप आ रहा है, ठीक है। ये है आपका क्रस्ट, ठीक है। मेंटल से यहाँ पर भूकंप जो आया ना, तो इसको तो कहेंगे उद्गम केंद्र, जहाँ से शुरुआत हुआ। लेकिन पृथ्वी पे जो यहाँ पर मुन्ना खड़ा है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपका अधिकेंद्र, है ना। तो ये वाला भाग हो जाएगा आपका अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र संबंधित किससे है, तो ये भूकंप से संबंधित है ना। भ्रसन नहीं होगा, ये आपका वलंदार नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, भूकंप हो जाएगा, है ना। अगर पूछे कि जहाँ से शुरुआत होता है उसको क्या कहते हैं, तो उद्गम केंद्र कहते हैं, याद करिएगा आपका। यहाँ से क्या होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा तो भूकंप का प्रभाव कमते चला जाएगा, ठीक है। चलिए, और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न 99 नंबर। और वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक वाइक तो कर दीजिए, है कि नहीं, लाइक वाइक कर दिए, अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर वोर कर दीजिए। अब समय नहीं है, ठीक है, 10 दिन और आपकी एग्जाम होगी, 10 दिन आपके बाद 10 दिन के बाद 10 दिन आपकी क्लास और होगी, ठीक है। 10 दिन के बाद क्लास आपका बंद हो जाएगा। अब 2-4 दिन जो समय बचेगा उसमें आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम से 3 दिन पहले आपकी क्लास हम बंद कर देंगे और 3-4 दिन पहले आप आराम से 3-4 दिन फिर रिवीजन करिएगा। 10 दिन और आपका क्लास चलेगा। प्रश्न है कि कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना है। देखिए, कुल फसल प्रतिशत के रूप में जो भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है, कुल फसल पूछ रहा है, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो है आपका 70%, ठीक है, 70% है ना। ये आपको याद रखना है। भारत में जो भूमि है, तो एक सवाल आपसे पूछेगा और कि भारत के कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है ना। तो भारत के कुल भूमि का 43% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। और ये हो जाएगा आपका कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन जो है वो 70% है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर सवाल कह रहा है कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है ना। सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होता है, सीढ़ी नुमा जो खेती होता है वो होता है आपका कहाँ, तो सीढ़ी नुमा मैदान में होगा नहीं ना। सीढ़ी नुमा होगा जब भी होगा तो पहाड़ी में होगा, है ना। हरियाणा में थोड़ी होगा आपका, है ना। पंजाब में थोड़ी होगा, ये होगा उत्तराखंड में। पंजाब हरियाणा क्या है, तो मैदानी इलाका है, यहाँ थोड़ी होगा। सिंपल बात है, उत्तराखंड में होगा सीढ़ी नुमा खेती, है ना। इस प्रकार से खेती करते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। जैसे ऐसे 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 सॉरी ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, इस पर खेती किए, है ना, फिर इस पर खेती किए, इस पर खेती किए। ऐसे करने से फायदा क्या होता है ना, यहाँ पर तो खेती हो गया, फिर इससे पानी ढल के आ गया कहाँ, नीचे, फिर यहाँ से पानी ढल के आ गया यहाँ, यहाँ से ढल के आ गया यहाँ, मतलब यहाँ एक खेत में गया, एक खेत में, मतलब एक जगह पानी मिला, इसको चारों पट्टी आपको पानी इसको मिल जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये होता है आपका सीढ़ी नुमा खेती, यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 101 नंबर। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो है ये चिपको आंदोलन जो संबंधित है किससे,
तो ये सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। सबको पता होना चाहिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से, और ये वृक्ष कटाई से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो हुआ था शुरुआत में तो वो उत्तर प्रदेश था, ठीक है, जब हुआ था तो ये उत्तर प्रदेश था आपका, लेकिन बाद में ये उत्तराखंड अलग हो गया ना, तो यूपी से ही कट के उत्तराखंड बना आपका 2000 में बना था आपका, ठीक है। तो उसके क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था ये 1973 में हुआ था आपका, है ना। ये आंदोलन कब हुआ, 1973 में ही दोस्तों ये आंदोलन हुआ था आपका, और जब अलग कब हुआ तो 2000 में अलग हुआ था आपका, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड के चमोली जिला में आपका ये हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा इसके मतलब कि प्रणेता थे, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर। प्रश्न है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। अभी आपको बताए थे कि देखिए जब ये आपकी पृथ्वी पर पट्टी है आपका, है ना, यहाँ से ज्वालामुखी फटा, है ना, यहाँ से क्या हुआ, ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटा तो क्या हुआ, है ना, ये लावा निकल करके पृथ्वी पर आया, है ना। नीचे क्या है, यहाँ है मैग्मा, है ना, यहाँ क्या है आपका मैग्मा है, और जब पृथ्वी पे आया तो इसको कहते हैं लावा, ठीक है। जब ये आपका नीचे आकर क्या हो गया, जम गया, ठीक है। तो ये इससे जो चट्टान बनेगा ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा आग्नेय चट्टान। कौन सा बनेगा दोस्तों, आग्नेय चट्टान। और ये आग्नेय चट्टान से उड़ के दूसरा जगह जाके परत दर परत ये चट्टान जम जाता है आपका, ठीक है। तो इसको कहते हैं दोस्तों आपका अवसादी चट्टान। दूसरे जगह जा करके जो आपका, है ना, लाखों करोड़ों साल में बनता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि 2-4 साल में बन जाता है, इसको करोड़ों साल लगते हैं आपको बनने में अवसादी चट्टान को, है ना, परत दर परत। इस पर जो भी अब जैसे पृथ्वी हमारी है तो हमारी जैसे पटना को ही देख लीजिए, यहाँ लोग तो मरते हैं, है ना, चिड़िया जानवर बैल घोड़ा घाय कुछ भी आपको ले लीजिए, कुत्ता बिलाए, मरेगा तो कहाँ जाएगा, पृथ्वी पर न रहेगा। तो वो क्या हो रहा है, पृथ्वी में दबते जा रहा है, दबते जा रहा है, दबते जा रहा है, दबते जा रहा है। ये क्या बन रहा है, एक परत दर परत बनते जा रहा है दोस्तों, ठीक है। यही परत दर परत आज से करोड़ों साल बाद फिर ये क्या ले लेता है, एक चट्टान का रूप ले लेता है, ठीक है। उसी को कहते हैं अवसादी चट्टान। अब यहाँ पर जैसे कि घोड़ा गाय बिलाई कुत्ता शेर कुछ भी मरेगा तो क्या बनेगा उससे, है ना, उससे तेल बनेगा, उससे आपका कोयला बनता है, पेड़ पौधे से क्या बनते हैं, कोयला बनता है ना, दबल से क्या बनेगा, है ना। तो इससे अवसादी चट्टान कहते हैं। मतलब कि जितना भी खनिज मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, अवसादी चट्टान में ही मिलेगा। आपको कोयला देख लीजिए, आपको पेट्रोलियम देख लीजिए, है ना, ये सारी चीज़ आपको अवसादी चट्टान में ही मिलेगा, क्योंकि इस पे सारे जो है ना जीव वो इस पर मरे हैं दोस्तों, है ना। तो जीव मरे हैं तो कहाँ जाएगा, जीव मरे हैं तो इसका मतलब वो वहीं से ना निकलेगा, है ना, वो उसका अवशेष नीचे रहेगा और उससे कुछ ना कुछ बनेगा, और क्या बनेगा तो वो खनिज बनेगा, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर आपका अवसादी चट्टान। अवसादी को ही कहते हैं परतदार चट्टान, है ना, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 103 नंबर। 103 नंबर कह रहा है कि भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब शुरू हुई थी। टेलीफोन, है ना, अब तो खैर टेलीफोन का कोई ज़रूरत नहीं है ना, सबके एक हाथ में दोनों हाथ में दो मोबाइल, है ना। आजकल तो एक मोबाइल से भी काम नहीं चलता है ना। हम तो हमारे पास तो खैर 4 गो है, ठीक है, तो हमको तो खैर ज़रूरत है, ठीक है। आपके पास भी 2 होगा, लैपटॉप होगा, टैब होगा, मोबाइल होगा, क्या नहीं होगा, सब चीज़ होगा, ठीक है। तो टेलीफोन की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1881 में। कब हुई थी, 1881 में हुई थी टेलीफोन की आपको शुरुआत हुआ था। आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। विश्व दूरसंचार दिवस, है ना, एक दिवस भी आपको एग्जाम में पूछेगा, है ना, विश्व दूरसंचार दिवस, दूरसंचार, है ना। तो विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं तो 17 मई, नोट करिएगा, है ना, 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस दोस्तों आपको, ठीक है। चलिए और अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। देखिए बिहार में सबसे अधिक जो कारखाना है वो किसका है ना, बिहार की बात कर रहा है दोस्तों। तो बिहार में जो कारखाना है कांच का है, कागज का है, थोड़ा बहुत है कांच कागज, है ना, लेकिन तंबाकू का कारखाना यहाँ पर ज़्यादा है। तो तंबाकू उद्योग के कारखानों की संख्या जो है बिहार में क्या है, अधिक है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बिहार में और कौन कौन से उद्योग है मैं बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे कि लाख उद्योग आपसे पूछेगा कहाँ है तो पूर्णिया में, लाख उद्योग कहाँ है भैया, पूर्णिया में, है ना, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। आपका कहाँ गया तंबाकू तो आपको बिहार में हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप याद रखिएगा लाख, है ना, तो लाख उद्योग हो जाएगा दोस्तों आपको पूर्णिया, ठीक है। लाख उद्योग कहाँ हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। लाख के बाद आप याद रखिएगा कागज, ठीक है, तो लाख के बाद हो जाएगा कागज उद्योग। तो कागज उद्योग कहाँ है जी, है ना, कागज उद्योग कहाँ है तो ये है आपका कागज उद्योग, याद रखिएगा डालमिया नगर, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी, है ना। कागज उद्योग भी बहुत जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा तंबाकू उद्योग भी आपका बिहार में है आपका, ठीक है। तो कागज उद्योग डालमिया नगर, समस्तीपुर
और आपका दरभंगा में भी है, आपका पटना में भी है, बरौनी में भी है। चमड़ा उद्योग भी बिहार में है, गया में, दीघा में और मोकामा में है। ठीक है, चमड़ा उद्योग बिहार में। सीमेंट उद्योग कहाँ है? तो एक ही जगह सीमेंट है, ये है ना, वो है डलमिया नगर। ठीक है, सीमेंट उद्योग डलमिया नगर में है। तंबाकू उद्योग कहाँ कहाँ है? तो याद रखिएगा मुंगेर, बक्सर, गया, आरा, है ना। तंबाकू कहाँ है? मुंगेर, बक्सर, गया और आरा। बंदूक कहाँ है भैया? बंदूक तो वहीं बनेगा मुंगेर में, है ना। बंदूक कहाँ बनता है? मुंगेर में बनता है। और दिया सलाई, तो दिया सलाई, ठीक है, तो वो बनता है आपका कटिहार में। तो ये सारे आप याद रखिएगा। लाख, पूर्णिया, कागज डालमिया नगर, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी। चमड़ा हो जाएगा गया, दीघा, मोकामा। सीमेंट हो जाएगा डालमिया नगर। तंबाकू हो जाएगा मुंगेर, बक्सर, गया, आरा। और बंदूक हो जाएगा मुंगेर और दिया सलाई कटिहार। बस इतना याद रखिएगा, आपको काम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अस्तर रंजन विधि में मानचित्र में नीले रंग से किस प्रकार के भाग को दिखाया जाता है? देखिए, नीला से किसको दिखाते हैं? है ना, नीला से जल वाले भाग को दिखाएंगे, है ना। स्काई ब्लू, है ना, स्काई ब्लू कैसे है? तो पानी की वजह से है, तो पानी को नीला, यानी कहाँ गया भैया? तो नीला हो गया, कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं पानी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर आपका। ठीक है, यहाँ पर आंसर नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग से दोस्तों सड़क दिखाते हैं, लाल से भवन दिखाते हैं। ठीक है, और हरे रंग से दिखाया जाता है पेड़ पौधे, वनस्पति वगैरह दिखाया जाता है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। पीला रंग से आपका कृषि क्षेत्र को दिखाया जाता है पीला रंग से। और भूरा रंग से ऊंचाई को दिखाया जाता है, जिसे आपका पर्वत उर्वत होता है ना, उसको दिखाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 106 नंबर। कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है, आपको सबको पता है ना। कौन कौन से? क्रम से याद रखिएगा, कौन कौन? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख लीजिए, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, गुजरात मध्य प्रदेश से गुजरता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, है ना। भारत का जो मानक समय भैया, ये कितने राज्य से गुजरता है? मानक समय 8 राज्य से, सॉरी 5 राज्य से। मानक समय 5 राज्य, कौन कौन? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश, है ना। मानक समय रेखा कितना मान है? 82.5 डिग्री। मानक समय रेखा का मान 82.5 डिग्री। और ये कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और ये 5 राज्य से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 107 नंबर। कह रहा है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल। अब देखिए, अरावली है कहाँ, विंध्याचल है कहाँ, तो ये पता होना चाहिए। है अरावली और ये है आपका विंध्याचल। इसके बीच में जो ये वाला है, ये है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार भैया ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बताते रहता हूँ आप लोग को दोस्तों फिगर से कि ये है अरावली, फिर होगा मालवा, फिर होगा आपका विंध्य, फिर होगा आपका सतपुड़ा, फिर होगा यहीं पर अजंता, फिर होगा यह पश्चिमी घाट, फिर होगा यहीं पर अन्नामलाई, फिर होगा यहीं नीलगिरी। ठीक है, आपका यही बहुत सारे पहाड़ियाँ और भी छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, और भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, लेकिन बस बड़कन तो याद रखिए। बड़का याद रहेगा, छोटका आपका छट जाएगा, है ना, छोटका छट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मालवा का पठार आपका। ठीक है, चलिए, और अगर पूछे कि मालवा पठार के नीचे है विंध्य, विंध्य के नीचे है आपका अरावली, सॉरी अरावली नहीं, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा की ऊंची चोटी का नाम क्या है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है आपका धूपगढ़। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपका अरावली की गुरु शिखर, है ना। ऊंची चोटी भी पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 108 नंबर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? सबसे अधिक, तो ये तो अभी बता दिए, बिहार का है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपका, है ना। इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो सिक्किम में है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? तो हरियाणा में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 109 नंबर। कह रहा है नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो नेपाल में भैया गंडक नदी को जानते हैं किस नाम से? नारायणी। नारायण नारायण नारायण, नारद जी वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो नेपाल में गंडक नदी को क्या कहते हैं? नारायण नारायण, यानी कि नारायणी नदी। ठीक है, नारायणी नदी कहते हैं। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं, है ना, सागर माथा कहते हैं। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं। और बांग्लादेश में जमुना नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो जमुना नदी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जमुना नदी और आपका पद्मा नदी जब दोनों मिल जाती है तो कौन सी नदी बनती है? मेघना नदी बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 110 नंबर। वीडियो को लाइक कीजिए सभी लोग, है ना, सभी लोग फटाफट लाइक कीजिए तो,
है ना, लाइक कीजिए। प्रश्न है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई, सबसे अधिक लंबा सीमा रेखा है दोस्तों वो है बांग्लादेश के साथ, और इसकी लंबाई है 4096.6 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर है दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। टोटल कितने स्थलीय देशों के साथ सीमा बनती है दोस्तों? तो टोटल 7। कौन कौन? तो एक आपका पाकिस्तान है ना, पगला पाकिस्तान, फिर आपका अफगानिस्तान, फिर आपका चीन, फिर आपका नेपाल, फिर आपका भूटान, फिर आपका म्यांमार, फिर आपका नेपाल, आपका बांग्लादेश। दोस्तों मैं एक बार देखिए फिगर में यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। फिगर फटाफट देखिएगा, फटाफट फटाफट, 2 मिनट 1 सेकेंड में आपका फिगर तैयार, ठीक है। ये रहा आपका भारत, है ना। यहाँ पर देखिए आपका है क्या, पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है, इधर पूरा चाइना है, ये पूरा नेपाल है, ये आपका भूटान है, इधर आपका म्यांमार है, ये आपका बांग्लादेश है। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। टोटल कितना हो गया? 7। 2 ऐसे राज्य हैं ना जो आपको स्थल से भी सीमा बनाता है और जल से भी बनाता है। कौन कौन? 3 ऐसे हैं। कौन कौन? तो एक तो हो जाएगा पाकिस्तान वाला, है ना, एक हो जाएगा बांग्लादेश, एक हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जो ऐसे देश हैं भारत के पड़ोसी, जो स्थल से भी है और आपका जल से भी इसका सीमा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक तो कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का रहा ये क्लास, और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अब समय नहीं बचा है, 10-12 दिन आपके पास टाइम है, लेकिन एक बार अगर एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं ना, मत कहिए, बहुत फायदा होगा आप लोग को, ठीक है, बहुत फायदा होगा। ये रहा आपका अभी 351 इसमें चार्ज है। 6 to 8 9 10 का आपको इसमें मिल जाएगा, है ना, और 6 to 10 मिल जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान का MCQ चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये आपको फ़ोन पे गूगल पे आपको दिया गया है 7857824310, फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम किसी भी माध्यम से। 9 बजे आपका डेली टेस्ट होता है, 10 दिन लगभग और क्लास आपकी चलेगी, है ना। उसके बाद 3 दिन अपने खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, माइंड फ्रेश कर लीजिएगा। 2 दिन आराम से पूरा एकदम चद्दर तान के सुत लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, तभी एग्जाम दीजिएगा, है ना। एग्जाम के दिन मत पढ़ते रहिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा उस दिन पढ़िएगा तो, ठीक है ना। एकदम दिमाग फ्रेश होकर के एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा यही नंबर पर, ताकि आपको मटेरियल हम तुरंत भेज देंगे 5 मिनट में आपको, आप उसको फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम कल, है ना, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।